ओके, ये हमारा सवाल है, देखिए आप, climate control in manufacturers are variety of heating and air conditioning units. The company is currently manufacturing all of its own component parts, यानी कंपनी के अंदर सारे के सारे पार्ट्स ये कंपनी खुद बना रही है। Outsider supplier has offered to sell a thermostat to climate control for $20 per unit. मतलब सप्लायर ये कह रहा है कि मैं आपको थर्मोस्टेट दूंगा और 20 रुपये पर यूनिट का दूंगा। थर्मोस्टेट क्या है? ये जो कंपोनेंट पार्ट है इनका, एयर कंडीशनिंग यूनिट का कंपोनेंट पार्ट है थर्मोस्टेट, जो कि हमें बाहर से कितने का मिल रहा है? 20 रुपये का। To evaluate this offer, Climate Control Inc. has gathered the following information relating to its own cost of producing the thermostat internally. इन्हें खुद थर्मोस्टेट बनाएगी तो क्या क्या कॉस्ट इनकर होंगी उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता दिया। थर्मोस्टेट बाहर से कितने का मिल रहा है? 20 डॉलर का मिल रहा है बाहर से। अब इस थर्मोस्टेट को वो खुद प्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट इनकर होती है ये बता रहे हैं। पहली चीज़ तो कि 15,000 यूनिट थर्मोस्टेट के ये बना सकते हैं एक साल में, सही है। और एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल की $6 की कॉस्ट आएगी। बेटा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो ग्रुप में पूछे, सही, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ। तो ये हमारा मेक और बाय डिसीजन है, इसके अंदर हमें फैसला करना है कि हमें खुद बनाएं इस आउटपुट को, इस कंपोनेंट पार्ट्स को हम खुद बनाएं या फिर हम बाहर से परचेज करें। बाहर से हमें ये कंपोनेंट $20 पर यूनिट का मिल रहा है, लेकिन अगर हम खुद बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ये दी हुई है कि 15,000 यूनिट हम बनाएंगे पूरे साल में। इससे ज़्यादा हम यूनिट नहीं बना सकते, हमारी ये कैपेसिटी है। 6 रुपये मटेरियल लगेगा तो 15,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट को बनाने के 8 रुपये लेगा तो 8 को 15,000 से मल्टीप्लाई करें 1,20,000 आ जाएगा, सही। इसके अलावा मल्टीप्लाई करके देखते हैं आप साथ साथ, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये मल्टीप्लाई बाय 15,000, आपका 1,20,000 आ गया। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल जो है वो 1 रुपये पर यूनिट है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 आ जाएगा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ट्रेसेबल मतलब ये है कि हम इसमें चाहें तो तब्दीली लेके आ सकते हैं, ये हमारे लिए कंट्रोलेबल है। 5 रुपीज़ है, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई किया 75,000 आ गया। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल 1,50,000 है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? ये वाला नॉट एलोकेटेड, इसमें आप किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। अब ये नीचे बता रहा है इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ट्रेसेबल और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अनट्रेसेबल। अभी कह ये रहा है, इसने स्टार बनाया है, अगर आप देखें तो मदर इकबाल ने सवाल पूछा है कि भाई जो ट्रेसेबल है वो वेरिएबल है? नहीं, ये जो है फिक्स कॉस्ट है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट इस तरीके से होगा कि हम इसको चाहें तो तब्दील करवा सकते हैं और हमें पता है कि इसका किस चीज़ से ताल्लुक है। अब इन्होंने इसकी डिटेल बताई है, स्टार लगा के देखिए। ये जो हमारे पास 75,000 में है, यानी ये जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ये वेरिएबल नहीं है। 40% सुपरवाइजर सैलरी है, 60% डेप्रिसिएशन है स्पेशल इक्विपमेंट का। यानी वी नो कि ये जो हमारे पास 75,000 है इसका ताल्लुक कहाँ से है। देखिए, मैंने जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है ना उसके बारे में आपको मालूम है कि पूरी प्रोडक्शन के लिए इनका हो रहा होता है और डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि किस प्रोडक्ट से उसका ताल्लुक है, कहाँ जाएगा ये। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास सुपरवाइजर सैलरी है ना, इसका ये 5 रुपये का जो फैक्ट्री ओवरहेड है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसमें 40% सुपरवाइजर सैलरी है, 60% स्पेशल इक्विपमेंट है। तो वी नो इट कि इसका किससे ताल्लुक है। अब हमें करना क्या है? अब हमें कॉस्टिंग करनी है कि हम खुद बनाएंगे तो हमें कितने का पड़ेगा, और अगर हम बाहर से ऐसे ख़रीदें तो उसके मुकाबले में हम ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं या कम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। अब अगर हमारी कॉस्ट पर यूनिट हमें बाहर से कितने का मिल रहा है? 20 रुपये का। अगर हमारी कॉस्ट 20 रुपये से ज़्यादा आती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे?
हम बाहर से खरीद लेंगे, और अगर हमारी कॉस्ट 20 रुपये से कम आती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको खुद प्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं इसमें कैलकुलेशन के वक्त फिर क्या होता है। पहले हम रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। Assuming that the company has no alternative use of the facilities now being used to produce the thermostat, मतलब कंपनी क्या कर रही है, थर्मोस्टेट को खुद बना रही है, और जो खुद बनाने के लिए मशीनरी यूज़ कर रही है, अगर थर्मोस्टेट बनाना वो ख़त्म कर दे तो थर्मोस्टेट की फैसिलिटी को वो यूज़ नहीं कर सकती, ज़ाया हो जाएगी। शुड द आउटसाइड सप्लायर ऑफर बी एक्सेप्टेड टू ऑल, तो आपको यहाँ बताना है कि आउटसाइडर सप्लायर की ऑफर को हम कबूल करें या नहीं करें। ये पहली रिक्वायर्ड है, इसका दूसरी रिक्वायर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन सी इंटरनल कॉस्ट जो हम कर रहे हैं ना, इनका इंटरनल कॉस्ट देखनी है सिर्फ, वो कौन कौन सी रेलेवेंट है। रेलेवेंट होने का मतलब अगर हम खुद ना बनाएं तो कौन कौन सी कॉस्ट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे अगर हम ये थर्मोस्टेट खुद ना बनाएं तो 6 रुपये का जो डायरेक्ट मटेरियल हमारा लग रहा था ये हमारा बच जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 8 रुपये की, मटेरियल की कॉस्ट 6 रुपये की बच जाएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 8 रुपये की बच जाएगी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमारा बच जाएगा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये जो हमारा फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है कॉमन हो, ये 10 रुपीज़, ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फिर इसमें से जो हमारा बच गया फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ट्रेसेबल, इसके बारे में बताएं आप, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इसके बारे में देखिए इसने बताया हुआ है, इसमें बताया 40% सुपरवाइजर सैलरी है, 60% डेप्रिसिएशन है पुरानी वाली मशीनरी का, इक्विपमेंट का, जिससे हम थर्मोस्टेट बना रहे हैं। अगर हम थर्मोस्टेट नहीं बनाएंगे ना तो पुरानी वाली मशीनरी कहीं भी यूज़ नहीं हो सकती, ना बिक सकती है, इधर लिखा हुआ है नो रीसेल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 5 रुपये के अंदर 60% अमाउंट है, जो कि आई थिंक 3 रुपये होगा, वो हमारा ज़ाया हो जाएगा, वो हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन सुपरवाइजर की सैलरी को हम चेंज कर सकते हैं। तो जो 40% सुपरवाइजर की सैलरी थी, हम सुपरवाइजर को ले ऑफ कर देंगे, हम उसे बोलेंगे भाई जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते क्योंकि अब हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो सुपरवाइजर फारिग हो जाएगा, फायर कर देंगे इसको। इसका मतलब है 2 रुपये की जो कॉस्ट है सुपरवाइजर की हम वो अवॉइड कर सकते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन जो हमारा है ये इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन कौन सी कॉस्ट अवॉइड हो सकती है, 6 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल अवॉइड हो सकता है, 8 रुपये का डायरेक्ट लेबर अवॉइड हो सकता है, 1 रुपये का वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अवॉइड हो सकता है, ये 3 अवॉइड हो सकते हैं। इसके अलावा 5 रुपये के अंदर 60% अप्लाई करेंगे ना तो 3 रुपये आएगा, ये 3 रुपये आप अवॉइड नहीं कर सकते। और 2 रुपये जो आएगा 40% अप्लाई करके ये अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। 10 रुपये आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब रेलेवेंट कॉस्ट कोटेशन अगर हम करें, कोटेशन ना करें तो कौन कौन सी कॉस्ट सेव कर सकते हैं हम, 6 और 8 14 15 16 17 रुपये हम सेव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोटेशन ना करें तो 17 रुपीज़ हमारे सेव हो जाएंगे। लगेंगे कितने, 20 रुपीज़। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 20 रुपये खरीदने में लग रहे हैं और हमारे बनाने में कितने लग रहे हैं, 17 रुपये। ना हमें ये जो 10 रुपये हैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के, और इसमें जो हमारे पास 3 रुपये डेप्रिसिएशन के हैं, इसको इस डिसीजन में आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप बनाएं या ना बनाएं ये पैसे तो आपको देने ही देने हैं ना। आप ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि आपको थर्मोस्टेट बनाने में 30 रुपये लग रहा है, पैसे तो आपके 30 रुपये लग रहे हैं, लेकिन इस डिसीजन के लिए आप बोलेंगे थर्मोस्टेट बनाने में 17 रुपये लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप थर्मोस्टेट ना बनाओ तो 17 रुपये बचा लोगे, और बाहर से 20 रुपये खरीदोगे तो 3 रुपये इजाफी लग रहे हैं ना आपके। इस वजह से आप ये 2 रुपये जो हमारे हैं, 3 रुपये तो डेप्रिसिएशन के हैं, और इसके अलावा 10 रुपये जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के हैं, इसको आप अवॉइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थर्मोस्टेट को बाहर से खरीदें तो हमें महंगा पड़ रहा है ना। अब देखिए मैं आपको कॉस्ट सेविंग दिखा रहा हूँ। करेंगे हम क्या, हम कंप्यूटेशन बना लेंगे, कंप्यूटेशन फॉर रेलेवेंट कॉस्ट, या फिर हम बोलेंगे इसको, हम ये बोल सकते हैं कि अवॉइडेबल कॉस्ट, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कितनी है भाई, एक तो हम डायरेक्ट मटेरियल अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट लेबर अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी अवॉइड कर सकते हैं, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ट्रेसेबल में हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। सही है। अब आप यहाँ लिख लें कि डायरेक्ट मटेरियल अवॉइड हो जाएगा, कितने रुपए का, 6 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल बचेगा, 8 रुपए का, 1 रुपए का ये बचेगा, और 5 रुपए में से, यहाँ इसके हम कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं कि 5 रुपए में से, $5 में से कितने पैसे बच रहे हैं हमारे, 40% हमारे सेव हो जाएंगे। 2 रुपये यहाँ से हमारे बच सकते हैं। टोटल कॉस्ट सेविंग ये हमारी कितनी होगी, हम सम कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितने की इसे कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, यानी अगर हम ये खुद ना बनाएं तो ये कॉस्ट अवॉइड हो जाएगी। या इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट टू प्रोड्यूस, यानी अगर हम खुद बनाएं तो हमें कितने का पड़ेगा, 17 रुपये का हमें पड़ेगा, 20 रुपये का हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए सही है ना कि हम 17 रुपया खुद बनाएं। अब इसके लिए हम डिसीजन लेंगे कि वेदर टू प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइडर और नॉट। इसके लिए हमें देखिए कितने यूनिट बनाने हैं, हमें 15,000 यूनिट बनाने हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि कॉस्ट टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर से खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा आपको। उसके लिए आप यहाँ बोलेंगे कि हम खरीद रहे हैं 15,000 यूनिट और 20 रुपये लगा लेते हैं, 20 रुपये लिख लेते हैं, 20 रुपये का हमें बाहर से पड़ेगा। इसका मतलब है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 हमें 3 लाख रुपए का बाहर से पड़ेगा। अब इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट टू प्रोड्यूस, कि हम खुद बनाएं तो कितने का पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 15,000 यूनिट हम बना रहे हैं और हमें कितने का पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है 17 रुपये का। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, तो हमें कितने का पड़ गया, इसको इसमें से माइनस कर लें, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसको आप माइनस करने के बाद यहाँ लिख दें कि भाई हमने खुद बनाया तो हमें 2,55,000 का पड़ रहा है, बाहर से खरीद रहे हैं तो 3 लाख का पड़ रहा है, तो 45,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है ना। सही है। इसको हम बोलेंगे कि हमें इसमें लॉस हो रहा है, इसी वजह से हमारा डिसीजन क्या होगा कि हमको यहाँ से नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ से बाहर से नहीं बनवाना चाहिए और खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए। सही है। लॉस इफ परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। हम क्या कमेंट क्या लिखेंगे, डिसीजन क्या होगा हमारा। डिसीजन ये है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं जानता होगा ना, वो क्या करेगा, वो ये 10 रुपये भी ले लेगा और वो ये इसमें जो हमने 3 रुपये इग्नोर किए उसे भी ले लेगा, तो उसकी अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है। 17 रुपये नहीं 30 रुपये आएगी। वो 30 रुपये को 20 रुपये से कंपेयर कर रहा होगा। लेकिन अपेरेंटली क्या लग रहा है, 20 रुपये का बाहर से खरीद रहे हैं, 30 रुपये का हम बना रहे हैं, तो हम तो महंगा बना रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है महंगा बना रहे हैं। हालांकि इसके अंदर ये तो 10 रुपये की कॉस्ट है, इररिलेवेंट है इस डिसीजन के लिए, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी इररिलेवेंट है, डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। What is the decision? If we purchase the component from outside supplier, we will be at loss of rupees 45,000. So produce it by yourself। आप इसको खुद प्रोड्यूस करें बाहर। सही है भाई, ये हमारी एक बात हो गई। तो आप पूछना ग्रुप में, फिर उसके बाद में आगे इसकी रिक्वायर्ड नंबर 2 आपको करना है। जी सवाल नहीं है तो फिर सही है, आप बोल देंगे ग्रुप में भाई सवाल नहीं है, मैं आगे चले जाऊँ। ओके चलते हैं आगे हम।
अगले रिक्वायर्ड में देखें आप, फर्स्ट रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या क्या रेलेवेंट था, फिक्स ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट। दूसरी रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं, सपोज दैट इफ द थर्मोस्टेट वर परचेज क्लाइमेट कंट्रोल इंक कुड यूज द फीड कैपेसिटी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें इन्होंने हमें जो एक नई चीज़ बता दी, इसने बोला है कि भाई अगर हम बाहर से खरीद लें 20 रुपये का, तो फिर हम अपनी कैपेसिटी को दूसरी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेगमेंट मार्जिन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट वुड बी 65,000 पर ईयर, और ये जो नई प्रोडक्ट है ये हमें 65,000 का प्रॉफिट कमा के देगी। अच्छा भाई, should climate control accept the offer to buy the thermostat from the outside supplier for 20 each। अब हमें बताना है कि अब हम खरीदे नहीं खरीदे। अब देखें हमें कितने का लॉस हो रहा था, बना रहे थे प्रोडक्ट तो हमें मतलब हम खुद हम बाहर से खरीदे पहले वाले केस में तो 45,000 रुपये का लॉस हो रहा था ना, कि हमने कैलकुलेट किया है 45,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा था, क्योंकि बाहर से 20 रुपये का मिल रहे थे 15 लाख यूनिट 3 लाख रुपये के, हम बनाए थे 17 रुपये के हिसाब से, तो हम सस्ता बना रहे थे, तो 45,000 रुपये का बाहर से खरीदने पे लॉस है, 45,000 से बाहर का खरीदने का लॉस है। और इसके अलावा जो ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट अगर हम बनाना शुरू कर दें तो 65,000 हमें इसमें मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी मिलेगा। तो अब देखें ना, मुझे 45,000 रुपये का बाहर से खरीदने में लॉस हो रहा है, उस लॉस को ये 65,000 रुपये कवर कर लेगा। 45 में से अगर हम जो है वो 65,000 माइनस करें तो 65,000 का इजाफी फ़ायदा हमें 20,000 रुपये का गेन दे रहा है। इसका मतलब है ये अगर ऐसा हो जाता है और हमारी जो कैपेसिटी है वो दूसरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल बनाने में लग जाती है, तो फिर तो सही है। अब यहाँ पे पहले वाले रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ था, कंपनी हैज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ द फैसिलिटीज, की कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, जब भी तो मसला था। लेकिन अभी हम केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ये हमारा केस नंबर 1 था, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 में आपको जैसे ये लिखना है कि अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर हम खुद नहीं बनाते बल्कि बाहर से खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है ना हमारी, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड से बाइंग बाय अगर हम करें तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, 45,000, ये हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है। लेकिन जो हम खुद बाहर से खरीद रहे हैं 45,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें मार्जिनल बेनिफिट भी तो मिल रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग एनदर प्रोडक्ट मतलब एनदर कंपोनेंट या प्रोडक्ट को बनाने में 65,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। सही, ये बेनिफिट है और ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट को नेगेटिव लिख देते हैं हम, ये हमारा इजाफी पैसा लगाना था और ये हमारा फायदा हो रहा है। तो नेट में क्या हुआ, नेट में हमारे पास 20,000 रुपये का फायदा हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, नेट बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से खरीदें और उस कैपेसिटी को खुद यूटिलाइज कर लें तो हमें 20,000 रुपये का क्या हो जाएगा, ओवरऑल फायदा हो जाएगा। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हमारा डिसीजन इस सिनेरियो में क्या होगा, अब देखिए ये जो इजाफी पैसा हमारा आ रहा है ना, ये रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि ये इस डिसीजन को लेने की वजह से कि हम जो है वो बाहर से खरीद रहे हैं, इस डिसीजन को लेने की वजह से ही हम अपनी पुरानी कैपेसिटी पे नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ आउटसाइड सप्लायर and produce the new product by the existing capacity and gain an additional ₹20,000 from this offer। 30,000 रुपये हम इजाफी कमा लेंगे। तो ये हमारा केस नंबर 2 भी हो गया।
सही है। अब हम जाएंगे अगले केस में। अब इसमें भी आप बता दें कि इज देयर एनी प्रॉब्लम। आगे हम अगला देखें। देखिए मेक और बाय डिसीजन में यही करना होता है आपको। अपनी जितनी भी कॉस्ट सेव होंगी ना नहीं बनाने की वजह से, सारी कॉस्ट सेव नहीं होंगी। कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो कि आप बाहर से खरीदे भी ना तब भी आपको इनकर करनी पड़ेंगी, फिर भी उसको आप इग्नोर कर देंगे। और बाकी जो बाहर से बनाने की वजह, बाहर से खरीदने की वजह से जो कॉस्ट सेव हो रही है उन सबको ले लेना, उसको बाहर वाली प्राइस से कंपेयर कर लेना। अगर आपकी जो सेव कॉस्ट हो रही है वो ज़्यादा है और बाहर आपको कम देना पड़ रहा है तो फिर आप बाहर से खरीद लें। लेकिन सेव कम हो रहा है, बाहर ज़्यादा देना पड़ रहा है तो फिर आप बाहर से नहीं खरीदें, खुद बनाएं। सही। इसके बाद हमारा अगला जो है एक न्यूमेरिकल आ रहा है। इसमें यह है कि आपके पास 3 सेगमेंट्स हैं। इन 3 सेगमेंट को आप ऑपरेट कर रहे हैं और इन 3 सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट में देखें लॉस हो रहा है। कौन से सेगमेंट में लॉस हो रहा है? हाउस कीपिंग। हम तो चाहते हैं कि भाई हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इस हाउस कीपिंग वाले को हम जो है वो चलाते रहें सेगमेंट को, या इस सेगमेंट को हम क्लोज डाउन करते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले पढ़ते हैं सवाल को। जैक्सन कंट्री सीनियर सर्विसेज इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू सीनियर्स who live in their own homes within the जैक्सन कंट्री एरिया। तो बूढ़े लोग हैं उनको ये सर्विसेज देते हैं। 3 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर सीनियर: होम नर्सिंग, मील्स ऑन व्हील्स एंड हाउस कीपिंग। ये 3 सर्विसेज ये देते हैं। इन द होम नर्सिंग प्रोग्राम्स नर्सेज विजिट सीनियर्स on a regular basis to check on their general health and to perform tests ordered by their physicians। यानी ये नर्सेज जो है इनकी हेल्प करती हैं। और इसके बाद मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम डिलीवर्स अ हॉट मील वंस अ डे टू ईच सीनियर इनरोल्ड इन द प्रोग्राम। तो अगर आप बुढ़ापे में यहाँ पे इनरोल हो जाएं तो आपको दिन में एक मरतबा खाना भी देंगे। हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड वीकली हाउस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। ये मेंटेनेंस सर्विसेज देता है। डाटा ऑन रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द पास्ट ईयर फॉलोड। अब ये इनकी रेवेन्यू का एक्सपेंसेस का डाटा है। अब देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रेवेन्यू कहाँ से आती होगी? डोनेशन वगैरह से आती होगी, लोग पैसे देते होंगे ना, तो रेवेन्यूज इनकी होती हैं। तो हाउस कीपिंग की रेवेन्यू और मील्स ऑन व्हील्स की रेवेन्यू, हाउस कीपिंग की और होम नर्सिंग की सबकी दी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास ये नेट लॉस और इनकम में बता रहे हैं कि होम नर्सिंग में हमें बेनिफिट हो रहा है 20,000 का। ये 20,000 जो बेनिफिट हो रहा है ना, ये भी इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज कर लिया जाता है। मील्स ऑन व्हील्स में फायदा हो रहा है, हाउस कीपिंग में नुकसान हो रहा है। हाउस कीपिंग में इनके पास डोनेशन वगैरह आ रही है 80,000, पैसे इनके लग रहे हैं 1,20,000 इनका खर्चा हो रहा है, 40,000 का इनको नुकसान हो रहा है, लग ये रहा है। अब हमें फैसला करना है कि अगर हाउस कीपिंग को बंद कर दें, हाउस कीपिंग के शोबे को, और सफाई भाई नहीं करें जाके उनके घरों पे, तो फिर ये पूरा जो हमारा सेगमेंट है ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो वो ख़त्म करना बेनिफिशियल है या नहीं? ओके। ये जो बता रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे स्टार लगा हुआ है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यूज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये जहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू है वहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज़्यादा आएगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ पर है? देखिए 4 लाख रुपये ये रेवेन्यू हमारी मील्स ऑन व्हील्स पे है, उस पे के सबसे ज़्यादा हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ रहा है 80,000। ओके। The head administrator of Jackson County Senior Services is concerned about the organization finances and consider a net operating income of 5,000 last year to be too small। 5,000 जो आ रही है ना इनकम, इन तीनों को ऐड करने पर आ रही है। 20, 25, 45 हो जाएगा, 40,000 लेस करेंगे तो 5,000 की इनकम आ रही है। मैनेजर कह रहा है कम है। लास्ट ईयर रिजल्ट was very similar to the result of the previous year and are representative of what would be expected in the future। मतलब इनको तकरीबन इसी किस्म के प्रॉफिट्स हो रहे हैं पिछले सालों में, तो इन्हें लग रहा है कि आने वाले साल में भी इसी तरीके से कुछ हो जाएगा। तो अभी इन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो she feels that the organization should be building its financial reserves at a more rapid rate in order to prepare the next inevitable recession। वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिख दी, हमें काम की बात देखनी। ये कह रहे हैं कि द डेप्रिसिएशन इन हाउस कीपिंग इज फॉर अ स्मॉल मैन दैट इज यूज्ड टू कैरी द हाउस कीपर एंड देयर इक्विपमेंट फ्रॉम जॉब टू जॉब।
यानी ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है 20,000 का हाउस कीपिंग में, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ये इनकी गाड़ी है, ये हाउस कीपिंग के जो लोग होते हैं इनको इधर उधर से ले जाने में यूज होती है। इफ द प्रोग्राम वर डिसकंटिन्यूड द वैन वुड बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये खत्म हो जाता है प्रोग्राम तो ये वैन ये डोनेट कर देंगे। सही। डेप्रिसिएशन चार्ज एज्यूम जीरो सैलरी वैल्यू जीरो है। नन ऑफ द जर्नल, यानी कि अगर आप ये प्रोग्राम खत्म कर दें तो ये मशीन ये चली जाएगी। नन ऑफ द जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल बी अवॉइडेड इफ द हाउस कीपिंग प्रोग्राम पर ड्रॉप। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 1,80,000 रुपये आप इनकर कर रहे हैं, ये हाउस कीपिंग ड्रॉप करने के बाद भी इनकर होंगे। फिर ये 48,000 रुपये इन दो जो शोबे बचे हैं ना इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट तो इनकर हो रही होगी। इसका मतलब ये चेंज नहीं होगी तो ये हमारी इररिलेवेंट कॉस्ट है। बट द लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड द सैलरी ऑफ द प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी अवॉइडेड। अभी लायबिलिटी इंश्योरेंस 15,000 का है, ये आपको नहीं देना है अगर ये आप शोबा खत्म कर देते हैं। और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, ये जो बंदे हैं जो काम कर रहे थे इसके लिए ये भी चले जाएंगे, 37,000 रुपये आपके इसके सेव हो जाएंगे। सही है, तो ये आपकी सेविंग बता रही है कि कौन कौन सी चीज़ सेव होगी। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है या नहीं। शुड द हाउस कीपिंग प्रोग्राम भी डिसकंटिन्यू, कि हम इसको डिसकंटिन्यू करें या नहीं करें, इस बारे में पूछा। शो कंप्यूटेशन सपोर्ट योर आंसर, कंप्यूटेशन भी बनाएं और सपोर्ट करें अपने आंसर को। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, रिकास्ट द अबव डाटा इन अ फॉर्मेट दैट विल बी यूजफुल टू मैन असेसिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। ओके, तो बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी चली जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इग्नोर करनी चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रेलेवेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इरेलेवेंट हैं। अजान हो रही है बेटा, अजान के बाद करते हैं काम। सही है।
ओके भाई, तो आप मुझे बताएं कि अगर हम हाउस कीपिंग को जो है वो डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी इजाफी, कौन कौन सी रेवेन्यू लॉस हो जाएंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे, ये चीज़ें हमें देखनी। देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि हाउस कीपिंग अगर आप बंद कर दें ना तो 2,40,000 रुपये का जो डोनेशन आ रहा है ना हाउस कीपिंग के लिए आना बंद हो जाएगा, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं ये भी इनकर नहीं होंगे आपके, तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,000 का लॉस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई हम लोग जो है वो हम ये निकाल रहे हैं कि हमें नेट में कितना बेनिफिट है। कंप्यूटेशन फॉर नेट लॉस और बेनिफिट ऑफ discontinuation ऑफ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग को डिसकंटिन्यू करने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान होंगे या फायदे होंगे जो भी। सबसे पहले तो देखें रेवेन्यू लॉस हो जाएगी हमारी, रेवेन्यू लॉस्ट, मतलब इसको डायरेक्ट हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस भी ले सकते हैं। ये पूरा लॉस हो जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा तकरीबन पूरा बल्कि 80,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा। अब इसमें से कंपेयर करेंगे, आप किसको लेस करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लॉस हो जाना ये हमारा फ़ायदा है नुकसान है, हमारा नुकसान है, ये रेलेवेंट भी है क्योंकि अगर आप ये यूनिट नहीं चलाएंगे तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कमी हो जाएगी, ये हमारा नुकसान है तो उसको हम नेगेटिव लिख रहे हैं, सही। और जो कॉस्ट सेव होगी ना हमारा बेनिफिट होगी, हम इसको लिखेंगे कॉस्ट सेविंग, हमारा पैसा बचेगा। सारी की सारी कॉस्ट सेव नहीं होगी, कितनी कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है देखिए 20,000, 15,000, 37,000, 48,000। इसके बारे में इन्होंने हमें क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि डेप्रिसिएशन सेव नहीं कर सकते हम, ये जो हमारा जो भी वैन होगी वो हम डोनेट कर देंगे किसी और को तो पूरी वैन ही खत्म हो जाएगी ना हमारे पास से, तो वो तो पैसा हमारा ज़ाया हो गया। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन को हम सेव नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन हमारा ज़ाया होगा, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है, रेलेवेंट नहीं है। लायबिलिटी इंश्योरेंस हमें पे नहीं करना पड़ेगा तो हमारा सेव हो जाएगा, लायबिलिटी इंश्योरेंस वुड बी सेव, ये हमारी सेविंग है, पहली सेविंग आ गई हमारी 15,000 की, ये हमें पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ प्रोग्राम और ये आपको सिर्फ और सिर्फ हाउस कीपिंग का देखना है, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी हमारी सेव हो जाएंगी, हमें ये नहीं देनी पड़ेगी। प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी हमारी सेव हो जाएंगी, कितनी, ये हमारी सेव हो जाएंगी 37,000 रुपीज़। इसके अलावा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है कि भाई ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इसका मतलब इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन वैन का हो रहा होगा, वैन पूरी चली आएगी, इसे अवॉइड नहीं कर सकते, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ ये दो अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारी सेविंग होगी, टोटल सेविंग, ये सेव होगा, टोटल कॉस्ट सेविंग। हमने कितनी कॉस्ट सेव कर ली, हमने कॉस्ट सेव कर ली है 52,000 रुपीज़, तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमारा बेनिफिट है, सही है। अब आप देखें कि अगर आप इसको नेट कर लें, आप 80,000 में से 52,000 लेस कर लें, 80,000 नेगेटिव लिखेंगे आप, लेकिन आप 28,000 रुपये का हमारा नुकसान होगा अगर हम ये बंद कर देते हैं, क्योंकि 80,000 की रेवेन्यू लॉस होगी लेकिन सिर्फ 52,000 हम बचा सकेंगे, तो 28,000 रुपये हमारे ज़ाया हो जाएंगे ना। इसी वजह से हमें जो है ये नहीं बंद करना चाहिए, यूनिट हाउस के भी चलते रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे नेट लॉस ऑफ दिस कंटिन्यूएशन ऑफ हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग को बंद कर देने से आपका ये लॉस हो रहा है। अब कॉस्ट सेविंग में ना जो गलत डिसीजन लेगा वो क्या करेगा, वो समझेगा 48,000 भी सेव कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी सेव कर रहे हैं, तो वो सेविंग बढ़ा देगा यार, सेविंग बढ़ा देगा तो फिर अच्छा बेटा, तो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम वैन को बिजनेस में ही यूज़ कर, अपने बिजनेस नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते, पहली चीज़ तो ये है कि अगर उसे आप यूज़ करते रहते और तो उसका डेप्रिसिएशन तो होता, लेकिन मसला ये है कि वो हमारे इस डिसीजन में रेलेवेंट होता है या इररेलेवेंट, ये हमें फैसला करना है। तो हम ये देखेंगे कि वो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे किसी नए यूनिट में यूज़ होता तो उसमें किसी चीज़ का इजाफा करता तो फिर कोई कहानी अलग होती ना, लेकिन अगर ये वैन ऐसी हम यूज़ करना शुरू कर दें फिर तो डेप्रिसिएशन में किसी किस्म की तब्दीली आएगी नहीं, वो तो डेप्रिशिएट हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को सेव तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ये वैन बिक जाती और हमें वहाँ से पैसे मिल जाते, सही है, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई हमने कॉस्ट सेव कर ली, डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएट नहीं होगा। अगर किसी भी कंडीशन में डेप्रिशिएट हो रहा है या एसिड हमारे पास से चला जा रहा है, हम इस यूनिट को बंद करते हैं हाउस कीपिंग को और वैन हम यूज़ फिर भी करते रहें तो डेप्रिसिएशन तो होता रहेगा, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो कॉस्ट में हम किसी किस्म की तब्दीली। अगर ये वैन बिक जाए या वैन कोई और रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे दे तो फिर वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी चीज़। अगर रीसेल कर देते वैन को हम तो हमारी सेविंग हो जाती है, वो ऐड कर देते हैं हम सेविंग में, सही बात है। या ये वैन हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और वो हमें कुछ मार्जिन कमा के दे देती तो वो हमारे लिए जो है वो सेविंग होती, कॉस्ट सेविंग तो नहीं कहलाती लेकिन वो हमारी रेवेन्यू कहलाती है, एडिशनल हमें मार्जिन मिलता उससे, वो भी हमारे रेलेवेंट हो जाता। लेकिन अगर हम उधर ही यूज़ कर रहे हैं और कोई इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, बस पुरानी जो हमारी रेवेन्यू थी वही आ रही है या हम किसी और को दे दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉस्ट हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। बाकी एक सवाल और पूछा है कि वेरिएबल एक्सपेंस का क्या है, तो बेटा हमने जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट ले लिया ना, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमें इधर कैलकुलेशन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लिया है। हम लोग ये अगर चाहते हो कि मैं ऐसे वर्किंग ना करूं तो एक तरीका और भी हो सकता है ना, कि आप जो है वो बोले भाई हमारी जो रेवेन्यू थी जो पहले हम कमा रहे थे वो रेवेन्यू अब हम नहीं कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो हमारा नुकसान हो गया ना, कितने का, 2,40,000 रुपये की रेवेन्यू गई। इसके अलावा जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस है, अब वो इनकर नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो फिर सेव हो गए ना, ये हमारा फ़ायदा है। वेरिएबल एक्सपेंस इनकर नहीं होंगे तो इसे पॉजिटिव लिखेंगे हम, कितने इनकर नहीं होंगे, 1,60,000। अब इन्हें नेट ऑफ करेंगे ना तो यही 80,000 रुपये आ जाएगा, तो मैंने ये डायरेक्ट 80,000 रुपये का नुकसान आ जाएगा ना, तो 2,40,000 से रेवेन्यू कम हुई है, 1,60,000 से एक्सपेंस कम हुआ है वेरिएबल का, तो 80,000 का हमारा नुकसान हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट 80,000 रुपये ले लिया। समझ आ गई बात। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप रेवेन्यू को दिखाओ कि मेरी रेवेन्यू ज़ाया हो गई और फिर एक्सपेंस को दिखाओ कि एक्सपेंसेस मेरे कम हो गए तो मुझे फ़ायदा हो गया, और फिर माइनस करके आप बता दो कि मेरा 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,000 रुपये ले लो, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले आप कमा रहे थे, आप नहीं कमाओगे तो आपका नुकसान हो गया। सही भाई, किसने पूछा था ये मदर इकबाल, समझ में आ गई बात। मदर इकबाल शायद सो गए तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको बात समझ में नहीं आई थी। ओके, अब दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट में तो हमने अभी इधर डिसीजन क्या लेना है, हमें बताना भी है ना कि हाउस कीपिंग कंटिन्यू रखनी है नहीं। अगर हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हमें 28,000 का नुकसान होगा, सही है। तो हम क्या कंक्लूजन लगाएंगे यहाँ पे, हमारा डिसीजन क्या होगा कि हाउस कीपिंग प्रोग्राम should not be discontinued because if we discontinue it, it will decrease overall income by ₹28,000, तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो हमने ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाउस कीपिंग को भी चलाते रहो। हालांकि देखिए देखने में 40,000 का नुकसान दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो हमें 28,000 का नुकसान होगा। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, recast the above data in a format that would be more useful to management in assessing the long run financial viability of the various services। ये कह रहा है कि आप जो है दोबारा से
अपना एक डाटा बनाएं और उसमें आप बताएं अपनी मैनेजमेंट को कि लॉन्ग टर्म क्या चीज़ चल रही है। अब देखिए हमारी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था होम नर्सिंग से 1,40,000 का आ रहा था, मीन्स ऑन व्हील्स से 1,90,000 का था, हाउस कीपिंग से 80,000 का आ रहा था। सही है। तो अब अगर हम हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही? ओके ओके, हमारी कोई सिग्नल में प्रॉब्लम था। अभी पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो हमारी वो है वायबिलिटी, उसके बारे में बताओ। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि आप किसी हाउस कीपिंग के बारे में सिर्फ नहीं बताएंगे, आप होम नर्सिंग के बारे में बताएंगे, मीन्स ऑन व्हील्स के बारे में बताएंगे और हाउस कीपिंग के लिहाज से बताएंगे। तीनों के लिहाज से आप बताएंगे। यानी ये जो काम आपने किया ना, किसके लिहाज से? हाउस कीपिंग के लिहाज से। आप ये तीनों पोर्शंस के लिहाज से करेंगे। यानी आप ये करेंगे, आप बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बता रहे हैं, आप तीनों को एनालाइज करके बताएंगे। लेकिन तीनों के अंदर ना इन्होंने बता दिया है कि डेप्रिसिएशन के बारे में इन्होंने क्या बताया कि अवॉइड नहीं हो सकता इसकी जो भी चीज़ें हैं। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे अनअवॉइडेबल बताया, तो यहाँ पे दूसरों में भी अनअवॉइडेबल होगा। लायबिलिटी इंश्योरेंस और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ये अवॉइडेबल है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये अनअवॉइडेबल है। इसका मतलब है अगर हम ये पूरा का पूरा सेटअप ही खत्म कर दें तो 1,40,000 रुपये की रेवेन्यू हमारी चली जाएगी। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन होम नर्सिंग का चला जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना चला जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 80,000 रुपये चला जाएगा। लेकिन कॉस्ट हम क्या क्या सेव कर सकेंगे? होम नर्सिंग में भी हम लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी सेव कर सकेंगे। मील्स ऑन व्हील्स में भी हम लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी सेव कर सकेंगे और हाउस कीपिंग में भी हम यही सेव कर सकेंगे। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर एक कंपटीशन बनाएं, कंपटीशन फॉर लॉन्ग रन वायबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। कितने प्रोग्राम्स हैं? तीनों प्रोग्राम्स के बारे में लिखेंगे आप। पहला क्या है? होम नर्सिंग। दूसरा प्रोग्राम हमारा कौन सा है? दूसरा प्रोग्राम है हमारा मील्स ऑन व्हील्स। तीसरा प्रोग्राम है हमारा हाउस कीपिंग। तीनों प्रोग्राम्स आपने लिख लिए। अब आप तीनों प्रोग्राम्स की ना रेवेन्यू बताएंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम्स को खत्म कर दें आपकी क्या क्या रेवेन्यू लॉस होगी। तो देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा अगर हम इन प्रोग्राम्स को खत्म करते हैं। किस किस प्रोग्राम में कितना कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस होगा? ओके, होम नर्सिंग में हमारा 1,40,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा, जबकि मील्स ऑन व्हील्स में हमारा 1,90,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा। ये हमारा नुकसान होगा, सही है। और 80,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा यहाँ लॉस हो जाएगा। टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा। टोटल करेंगे हम, टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो लॉस्ट हो रहा है वो हो रहा है ये 4,10,000। सही है। अब हम सेविंग क्या कर सकेंगे? ये तो हमारी क्या थी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट। फायदा क्या होगा? तो फायदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग में हम क्या क्या सेव कर सकते हैं?
कॉस्ट सेविंग में देखें हम लोग, कॉस्ट सेविंग में हम इधर बता देंगे कि हम क्या क्या सेव कर सकते हैं। एक तो हम लाइबिलिटी इंश्योरेंस सेव कर सकते हैं और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी सेव कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेव नहीं हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे, एक हम इंश्योरेंस सेव कर सकते हैं, सही। और दूसरी चीज में क्या सेव कर सकते हैं, सैलरीज। हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कितना सेव कर सकते हैं, तीनों के इंश्योरेंस लिख लेंगे। इंश्योरेंस का अमाउंट कौन सा है, दूसरा वाला है, तो कितने कितने इंश्योरेंस सेव होगा, 20,000 रुपये ये सेविंग हो जाएगी हमारी इंश्योरेंस की। इसके अलावा 7,000 ये सेविंग हो जाएगी और 15,000 हमारी ये सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारा सैलरी भी सेव होगा। सैलरी हमारा थर्ड वाला है, 40,000 की सैलरी यहाँ से हो जाएगी, 38,000 की सैलरी यहाँ पे सेव हो जाएगी नीचे, और 37,000 की सैलरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो टोटल हमारा इंश्योरेंस कितना सेव होगा, इसके लिए आप सम कर लें, और टोटल हमारा सैलरीज कितना सेव होगा, इसको भी हम लोग सम कर लेते हैं, 1,15,000। तो अब नेट इफेक्ट हम निकालेंगे। डाटा हमने ले लिया है, क्योंकि इसमें हमने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम वो सेव नहीं कर सकते। हमारी जो चीज़ें हैं, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, तो ऑपरेशन ख़त्म करती है ना, तो उसकी चीज़ें दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चली जाएगी, सही है। तो ये कॉस्ट इनकी जो डेप्रिसिएशन की है, तो ये तो इनकर होनी ही होनी है, तो वो सेव नहीं कर सकते उसको। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो सेव हो ही नहीं सकता। हम क्या करेंगे, अब नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट के लिए हम ये कहेंगे कि भाई हमने ये कॉस्ट इनकर की, मतलब ये हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस किया, इसमें आप ये सेविंग और ये सेविंग ऐड कर लेंगे, दोनों सेविंग ऐड कर लेंगे। तो देखिए 80,000 रुपये का नुकसान होगा अगर आप इस होम नर्सिंग को बंद करें। बिल्कुल यही काम आपको कहाँ करना है, आपको यही काम करना है यहाँ पर भी। आप बोलेंगे भाई इतना हमारा नुकसान होगा, जबकि सेविंग इतनी रेवेन्यू लॉस होगी, जबकि हमारी इतनी कॉस्ट सेव होगी। टोटल जो है इसमें हमें 1,45,000 रुपये का नुकसान होगा अगर हमने मील्स ऑन व्हील्स बंद किया। और इसको अगर हम बंद करें तो इसको बंद करने से हमें 28,000 रुपये का नुकसान होगा। तो ओवरऑल हमें नुकसान कितना होगा, उसके लिए आप ये देखें 2,53,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं सर, पहले हमें 40K का नुकसान हो रहा था, अब 28K का हो रहा है, तो पहले से तो कम हो रहा है ना। नहीं, वो 40,000 का नुकसान जो है ना, आपका फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर नुकसान है। वो नुकसान कंप्यूट करने के लिए तो आप सारी की सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हो ना। तो एक सवाल पूछा है, किसने पूछा है, ये हमजा अली ने। आप उसके अंदर ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी लेस कर रहे हो, और इसके अलावा आप जो है इसमें डेप्रिसिएशन भी लेस कर रहे हो, तो आपका 40,000 का नुकसान हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बंद कर दो तो फिर उसमें तो ये तो कॉस्ट कंसीडर ही नहीं होती। ये जो लॉस निकालने का तरीका है ना, ये जो प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका सवाल नहीं यूज हुआ है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका है। अगर आप इस यूनिट को चलाते रहे तो आपको 40,000 का नुकसान होगा। चलाते रहने से यहाँ पर ये नुकसान 40,000 का हो रहा है, ये 48,000 के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और डेप्रिसिएशन को लेने के बाद हो रहा है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग करेंगे ना आप, तो इस 48,000 20,000 को आप इग्नोर करेंगे और फिर आप डिसीजन लेंगे। यानी अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आपको 28,000 का नुकसान होगा। आप इसको 40,000 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो वो कॉस्ट भी शामिल है जो कि इररिलेवेंट है, तो ये कंपेरेबल ही नहीं है। भाई समझ में आ रही है आपको बात। हाउस कीपिंग के कोई भी कैलकुलेशन में अगर आप इररिलेवेंट कॉस्ट को भी शामिल करेंगे तो वो तो कंपेरेबल ही नहीं होगा। यानी हमें असल में अगर हम डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 40,000 का नुकसान हो ही नहीं रहा। तो ये अलग चीज़ है, डिसीजन मेकिंग करते वक्त और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वक्त प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तभी स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है ना जिंदगी में, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट लॉस निकालता होता था कैसे, तमाम एक्सपेंसेस तमाम रेवेन्यूज लेता था, लेकिन डिसीजन मेकिंग वक्त सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन तो डिफरेंट होती है।
नहीं कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, आप ये रिपोर्टिंग तो यही करेंगे कि हमें हाउस कीपिंग से 40,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग लेने के लिए कि हाउस कीपिंग को बंद कर दें या जारी रखें, उसके लिए सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को आप कंसीडर करेंगे बस। तो अगर आप जो है वो बंद कर दें पूरा का पूरा ही सेटअप, लॉन्ग टर्म क्या डिसीजन आ रहा है कि भाई हमें तो नुकसान हो रहा है इसको बंद करने से, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जारी रखेंगे और इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर यूनिट को जो आप चला रहे हैं उसको बंद करने से आपको लॉस हो रहा है। होम नर्सिंग को बंद करने से 80,000 का नुकसान हो जाएगा, सही, तो ओवरऑल ये चीज़ हो जाएगी इसमें। ओके, इसमें कोई सवाल पूछना तो पूछ लो, फिर हम आगे चलें। पेपर में लाजमी हमारे पास ये रेलेवेंट का क्वेश्चन अपेयर होगा, और आप इस देख रहे हैं इसका सोल्यूशन छोटा होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। पहले अगला देखते हैं, इवैल्यूएटिंग ए स्पेशल ऑर्डर। मतलब हमें ये इसमें देखना है कि जो ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ऑर्डर को रिजेक्ट कर दें। अगर ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से, अच्छा इसमें भी रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे आप, कोई भी एडिशनल डिसीजन जो होता है ना वो होता है रेलेवेंट कॉस्ट पर। अब इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको मियामोटो ज्वेलर्स is considering a special order of 10 handcrafted gold bracelet to be given as gifts to member of a wedding party। मतलब इन्हें 10 ब्रेसलेट्स बनाने, ओके द नॉर्मल। अब ये 10 जो हैंडक्राफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट्स बना रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली होता नहीं होगा, ये लोग अपना काम करते होंगे, जो इनकी प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन करते होंगे, ये इजाफी इनके पास ऑर्डर आ गया है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ अ गोल्ड ब्रेसलेट इज 389.95। एक जो ये ब्रेसलेट बेचते हैं वो इतने का बेचते हैं, और इसकी नॉर्मल कॉस्ट कितनी होती है 264। और इन्होंने बता दिया है कि उसमें क्या क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगता है। टोटल यूनिट कॉस्ट क्या होती है इसकी 264। जैसे प्रॉफिट नजर आ रहा है ना आपको 389, देखिए ना एक यूनिट बिक रहा है कितने का 389.95, और ऊपर कितने का रहा है आपको, वो आपको पड़ रहा है 264 का। आपको फायदा हो गया ना, 126 रुपये आपको एक ब्रेसलेट को बेचने पर फायदा होता है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज फिक्स्ड एंड अनअफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन हाउ मच ज्वेलरी इज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड। अब ये कह रहे हैं ये जो 35 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, इसमें ज़्यादातर जो है वो प्रोडक्शन को चेंज करने से चेंज ही नहीं होता, ये उतना इनकर होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। इसका मतलब है इजाफी ऑर्डर जो आ रहा है हमारे पास 10 ब्रेसलेट्स का, अगर हम उसको ले भी लेते हैं तो हमारी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की ज़्यादातर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। हाउएवर 7 ऑफ द ओवरहेड इज वेरिएबल। इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में से 7 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड है, इसका मतलब है 28 रुपीज़ का फिक्स ओवरहेड है, वो चेंज नहीं होगा, तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। जबकि 7 रुपये का जो ओवरहेड है वो वेरिएबल है, वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ ब्रेसलेट प्रोड्यूस्ड। जितने ब्रेसलेट आप बनाएंगे उसमें हर ब्रेसलेट पे इजाफी आपके 7 रुपये लगेंगे वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब है मटेरियल जो लगता है 143 ये भी लगेगा आपको नए ब्रेसलेट्स पर, 86 रुपये की लेबर भी लगेगी, ये भी वेरिएबल है, और 7 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लगेगा, ये भी वेरिएबल है। द कस्टमर हु इज इंटरेस्टेड इन द स्पेशल ब्रेसलेट ऑर्डर वुड लाइक स्पेशल फिलिग्री अप्लाइड टू द ब्रेसलेट। ब्रेसलेट पर कुछ ये एडिशनल चीज अप्लाई कर रहे हैं। द फिलिग्री वुड रिक्वायर एडिशनल मटेरियल कॉस्टिंग ₹6 पर ब्रेसलेट। अब इनका जो मटेरियल है 143 का, उसमें 6 रुपये का और मटेरियल लगेगा, मतलब 149 का मटेरियल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इजाफी आप ब्रेसलेट बना रहे हैं हर ब्रेसलेट पर मटेरियल कॉस्ट 143 नहीं 149 आएगी, और ये रेलेवेंट है क्योंकि ये इस डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है। तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ 6 रुपये नहीं होगी मटेरियल की, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट पूरी 149 होगी, 143 वो, और जो हमारे 6 रुपये बढ़ जाएंगे वो भी। अच्छा, and would also require acquisition of a special tool costing 465
that would have no other use once the special order is completed. अब ये जो स्पेशल टूल आ रहा है, एक ही टूल है, 465 का टूल आएगा, ये भी हमारे कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि ये ऑर्डर लेने की वजह से आ रहा है। अगर ऑर्डर नहीं लेंगे तो ये हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट हो गई, और इसके बाद इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, तो सिर्फ इसी ऑर्डर से लिहाज से ही रेलेवेंट है। ओके, बोल भी दिया इन्होंने, दैट इज नो अदर यूज once the special order is completed. This order would have no effect on company's regular sales. Regular sale पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, and the order could be fulfilled using the company's existing capacity without affecting any other order. मतलब और कोई तब्दीली नहीं है। What effect would accepting this offer have on a company's net operating income if a special price of 349? अब वो हम लोग कह रहे हैं उसको, और वो यहाँ पे वो हमें कह रहा है, हमारे उसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि हम 389.95 का बेचने के बजाय उसको 349.95 का बेचेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये ऑर्डर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। शुड द स्पेशल ऑफर बी एक्सेप्टेड एट दिस प्राइस। तो देखिए, हमें सिर्फ इजाफी चीज़ें लेनी होती हैं, तो हमें इसका डिसीजन लेना है। तो पहले हम निकालेंगे कि हमारी जो है ना कॉस्ट क्या इनकर होगी। कंप्यूटेशन फॉर इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड ब्रेसलेट्स। इसको प्रोड्यूस करने की हमारी एडिशनल कॉस्ट क्या है, बताओ क्या क्या लगेगा हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, और डायरेक्ट मटेरियल की पुरानी वाली कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी, पुरानी वाली कॉस्ट तो इनकर होगी ना भाई, हमारी 143 वो भी होगी। इसके अलावा हमारा मटेरियल एक और इजाफी लगेगा, फिलीगिरी। फिलीगिरी जो है हमारा इजाफी मटेरियल, इसको हम अलग से शो कर रहे हैं, 6 रुपये ये भी लगेगा। इसके अलावा लेबर लगेगी। डायरेक्ट लेबर के बारे में कुछ भी नहीं फरमाया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो ये वैसी की वैसी इनकर होगी जैसे पहले इनकर हो रही थी, 86 रुपीज़। सही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर होगा। कौन सा? वेरिएबल। हम सिर्फ वेरिएबल लेंगे। हमें लिख लेना है वेरिएबल। कितना वेरिएबल है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? इन्होंने बताया है कि भाई 7 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल इनकर होगा। इसके अलावा हमारी एक इजाफी कॉस्ट और लगेगी स्पेशल टूल की। ये सब हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो इस ऑर्डर पर इनकर होंगी। कितने की? 465। ये 465 की जो कॉस्ट है ना, ये पर यूनिट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ये पर यूनिट नहीं है, टोटल में है। सही। अब हम क्या करेंगे, ये वन टाइम है ना, तो पहले तो आप पर यूनिट निकालें कि पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ रही है 10 ब्रेसलेट में, हर ब्रेसलेट पर ये, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सही है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कंप्यूटेशन फॉर, अच्छा एक और हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट में डाल देते हैं कि टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट लिख लो। टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? इसमें आप पहले ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसके अलावा आप ले लेंगे वन टाइम इंक्रीमेंटल कॉस्ट। वन टाइम इंक्रीमेंटल कॉस्ट में एक ही अमाउंट है। और इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट हम टोटल में निकालेंगे। यहाँ पे कितने यूनिट बनाने हैं हमें? 10 यूनिट। 10 यूनिट पर एक में कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है? 242। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो इसका मतलब है 2420। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वन टाइम में हमारी जो कॉस्ट है वो है 465। टोटल में है ना, इस वजह से आपको पर यूनिट में नहीं लेनी है। हम इसको सम करें तो टोटल हमें कितने के यूनिट पड़ जाएंगे?
टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये आ गई। अब इससे हम रेवेन्यू कितनी जनरेट कर सकते हैं? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस निकाल लो डायरेक्ट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ले लें आप, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकलेगी? हम कितने यूनिट बेच रहे हैं? 10। एक यूनिट पहले कितने के बिक रहे थे हमारे? 389.95 के। ये इसकी स्पेशल प्राइस है, ये बिकेगा 349.95 का एक यूनिट बिकेगा। तो इजाफी क्या हुआ? हमें कितने पैसे मिल रहे हैं भाई इसको बनाकर बेचने में? 349.95 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें देखें कितने मिल रहे हैं? 3500। और इसमें से लेस कर लेंगे आप टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी ऊपर आ गई, इधर से माइनस कर लेंगे। तो इसको बनाने की वजह से हमें देखें 614 रुपये का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये आउटपुट, ये एडिशनल ऑर्डर लेना चाहिए। हालांकि ये एडिशनल ऑर्डर बनाने की वजह से एक स्पेशल टूल भी हमें लेना पड़ रहा है और ये बिग भी सस्ता रहा है, लेकिन फिर भी हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो इररेलेवेंट कॉस्ट थी, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट थी, जो कि ऑर्डर ले या ना ले हमें तो इनकर करनी थी, तो उसको हमने इसमें इग्नोर किया है। और इग्नोर करना भी चाहिए, वरना आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे तो आपको देने ही देने हैं ना फिक्स कॉस्ट के। तो फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे स्प्रेड नहीं करेंगे। जबकि नॉर्मल कॉस्टिंग के वक्त हम लोग क्या करते थे? हम लोग जो 28 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे। इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग इस ऑर्डर को लेंगे। तो देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं इसमें रेलेवेंट इनरेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर, कि आपको जो है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज निकालनी पड़ती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, उनको कंपेयर करना पड़ता है। तो डिसीजन हमारा क्या होगा कि हम बोलेंगे यस द स्पेशल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। ये डिसीजन आपको लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स होंगे। इट वुड इंक्रीज नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय ₹614.50, and since it does not affect regular sales and idle capacity, कुछ भी इसमें तब्दीली नहीं आ रही, दूसरी चीजों पे इफेक्ट नहीं कर रहा ना, कोई और रेवेन्यू कम नहीं कर रहा। इट इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल। तो इसको हम प्रोड्यूस करेंगे।